Hello students, welcome to Bio Super Neat classes online. I am Sunil Kumar. The topic for today is human reproduction. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने जहाँ पिछली क्लास में हमने छोड़ा था उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आपके सामने मैं पहले एक डायग्राम दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने एक डायग्राम है, ठीक है। टेस्टिस का एक डायग्राम है आपके सामने है, ठीक है। और उस डायग्राम में देखिए, आप उस डायग्राम में देखिए यहाँ इंडिकेट हो रहा है इपिडिडाइमिस के ऊपर साफ साफ इंडिकेट हो रहा है। येलो कलर से मेरा कर्सर चल रहा है, देखिए येलो कलर से आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, कई सारे 750 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आपस में कनेक्ट होकर एक जाल बना रहे हैं, जिसको हमने रेटिटेस्टिस बोला है। और ये रेटिटेस्टिस बाहर खुला और यहाँ पर इपिडिडाइमिस में आ गया, ठीक है। इपिडिडाइमिस से आगे देखिए मेरा कर्सर चल रहा है, साफ साफ देखिए। अब देखिए इपिडिडाइमिस से आगे वास डिफरेंशिया में आया। वास डिफरेंशिया को हम डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं, ठीक है। और ये आगे जाके खुल गया। अब इसी के संदर्भ में हम आगे बात करते हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ स्लाइड को, देखिए स्लाइड में थोड़ी सी आगे बढ़ा रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पर देखिए पॉइंट आ रहा है, उस पॉइंट को देखिएगा आप। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर मैंने एक पॉइंट को लेके आया हूँ, उस पॉइंट को देखते हैं हम। वो पॉइंट क्या कहता है, जो मैंने बताया था पिछली क्लास में, वहीं से मैंने कंटिन्यू करा है आपके लिए, ठीक है। देखिए वास एफ्रेंसिया, वास एफ्रेंसिया, वास डिफरेंशिया अलग होती है और वास एफ्रेंसिया अलग होती है। ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। ये क्या कह रहा है, वास एफ्रेंसिया एंटर इन कॉपोड इपिडिडाइमिस। मैंने बताया था कॉपोड, कॉर्पस, ये सब मैंने बताया था ना पिछली क्लास में। याद नहीं हो तो देख लीजिए, कॉपोड, कॉर्पस, हेड, बॉडी, टेल, एंटीरियर पार्ट, मिडिल पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, ये सारे पार्ट बताए थे ना पिछली क्लास में। देख लीजिए आप लोग इस पिछली क्लास को, यदि नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए, ठीक है। तो ये कह रहा है वास एफ्रेंसिया एंटर्स इनटू कॉपोड इपिडिडाइमिस, ठीक है। फिर स्पर्मेटोजोआ दैट एंटर इनटू कॉपोड इपिडिडाइमिस आर नॉन मोटाइल। स्पर्मेटोजोआ मींस जो स्पर्म होते हैं वो कॉपोड इपिडिडाइमिस में एंटर करते हैं, ठीक है। यानी कि कॉपोड इपिडिडाइमिस का मतलब इपिडिडाइमिस के हेड में एंटर करते हैं। मैंने बताया था स्पर्म का जो स्टोरेज होता है वो इपिडिडाइमिस के हेड में होता है, ठीक है। याद रखिए इस पॉइंट को, ठीक है। और जब इनका स्टोरेज होता है स्पर्म का, तो वो नॉन मोटाइल होते हैं, इपिडिडाइमिस के अंदर नॉन मोटाइल होते हैं। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। द epididymis serve as a sperm mature and for the storage of sperm between ejaculation, ठीक है। vas efferentia receive duct from seminal vesicle open to ejaculatory duct। अब देखिए अभी बताऊंगा क्या कहता है ये, ठीक है। these duct store transport to sperm forms the testis to the outside through urethra. The urethra originates from the urinary bladder and extend through the penis. Its external opening called urethral meatus। अब देखिए हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से हमारे स्पर्म कहाँ गए, रेटिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस से कहाँ गए, हमारे इपिडिडाइमिस में, इपिडिडाइमिस से हमारे कहाँ गए, वास डिफरेंशिया में गए। और वास डिफरेंशिया एक प्रोस्टेट का चक्कर लगाती है। मैंने बताया था लूप बोलते हैं जैसे। प्रोस्टेट का एक चक्कर लगाने के बाद वो क्या करती है, वो सीधे आपके इजुकुलेटरी डक्ट में आके जुड़ जाती है। और इजुकुलेटरी डक्ट में दो डक्ट आके जुड़ती हैं, एक आपके 3 डक्ट होती हैं। एक होती है सेमाइनल वेसाइकल, एक होती है प्रोस्टेट और एक होती है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। 3 डक्ट आपस में जुड़ती हैं। उन 3 डक्ट के आपस में जुड़ने से क्या बनता है, इजुकुलेटरी डक्ट बनती है। और वहां से एक कॉमन ओपनिंग निकलती है, ठीक है। एक पाइप जैसा एक स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मीटस बोलते हैं बाहर।
बार इजुकुलेशन के लिए, स्पर्म के इजुकुलेशन के लिए वो होता है। यही बात इसमें लिखी हुई है। एक बार डायग्राम भी देख लेते हैं कि डायग्राम क्या कहता है आपका। डायग्राम देखेंगे तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेंगे आप लोगों को, ठीक है। देखिए मैं एक मिनट थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, डायग्राम आपका आ रहा है सामने। देखिए ये आपके आगे मैंने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम को देखिए गौर से और समझिए मेरी बात को, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए ये तो देखिए आपके क्या है, यहाँ से देखते हैं हम। पहले स्क्रीन पर नज़र रखिए आप लोग, मेरा कर्सर भी चल रहा है। देखिए ये तो क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग जिसको हमने मीटस बोला। अब मेरा कर्सर देखिए इसी की तरफ चल रहा है। देखिए ये सीधे आके कहाँ मिल रहा है, ये प्रोस्टेट में आके मिल रहा है, जहाँ पर 3 डक्ट मिलती हैं, सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। 3 डक्ट के मिलने से ये बीच में कॉमन ओपनिंग देख, जहाँ मेरा कर्सर रखा हुआ है, यहाँ ये 3 डक्ट मिलती हैं, इसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। और यहाँ से ये मेरा कर्सर चल रहा है, देखिए ये एक चक्कर लगाया, इस प्रोस्टेट का एक चक्कर लगाया, वास डिफरेंशिया में एक चक्कर लगाया, ठीक है। ये टेस्टिस से आई हुई है वास डिफरेंशिया, ये देखिए इसने एक प्रोस्टेट का चक्कर लगाया जिसको हमने लूप बोला था, लूप बनाती है, ठीक है। और ये सेमाइनल वेसाइकल है, सेमाइनल वेसाइकल भी देखिए यहाँ के जुड़ती है, ठीक है। मैं समझता हूँ अब आपकी जो पॉइंट है वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, कहीं से कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए वास डिफरेंशिया के बारे में देखते हैं। वास डिफरेंशिया को थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं, ये आगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है स्क्रीन पर, पॉइंट क्या है आपके, वास डिफरेंस आल्सो कॉल्ड, वास डिफरेंशिया को हम क्या बोलते हैं, वास डिफरेंशिया भी कहते हैं, और वास डिफरेंशिया को हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं, ठीक है। और एराइजेस फ्रॉम कॉडा इपिडिडाइमिस, और ये वास डिफरेंशिया हमें पता है ये कॉडा इपिडिडाइमिस से जो आगे का भाग होता है उसको हम वास डिफरेंशिया कहते हैं, याद रखिए इस बात को। अब बात करते हैं इजैकुलेटरी डक्ट की, हम बात करते हैं। तो ये संख्या में 2 होती है, इजैकुलेटरी डक्ट लिखा हुआ है 2 इन नंबर, यानी कि संख्या में 2 होती है हमारी इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसाइकल वास डिफरेंशिया। ये कह रहा है यूनियन का मीन्स होता है कई सारी डक्टों के मिलने से इजैकुलेटरी डक्ट बनती है, ठीक है, वास डिफरेंशिया और सेमाइनल वेसाइकल। और एक डक्ट और होती है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, स्टोर, स्पर्म का स्टोरेज करना और ट्रांसपोर्ट टू द स्पर्म, और स्पर्म का ट्रांसपोर्ट करना जब ह्यूमन सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है उस वक्त स्पर्म का भी ट्रांसफर करती हैं ये डक्ट। फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू मीटस, टेस्टिस से स्पर्म को बाहर निकालना और यूरेथ्रा तक ले जाना, ठीक है, और मीटस के थ्रू बाहर करना, ठीक है, जब सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है ह्यूमन बींग्स, ठीक है। याद रखिए इन पॉइंट्सों को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, ये मैंने आपके आगे ये इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में मैं आपको और अच्छी तरह से बता देता हूं, कहीं कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। आप इस डायग्राम में भी देख लीजिए साफ साफ, ये यूरेटर, ये किडनी से एक यूरेटर आता है, हमें पता है किडनी से एक यूरेटर आता है जो आपके यूरिनरी ब्लैडर में आके जुड़ जाता है। मेरा कर्सर देखिए, यूरेटर आया और सीधे आके कहाँ जुड़ गया, ये सीधे आके यूरिनरी ब्लैडर में जुड़ गया, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। और सेमाइनल ग्लैंड्स जुड़ी हुई हैं यहाँ पर, देखिए ये सारा आप देख लीजिए डायग्राम, बहुत अच्छे से आपकी और समझ में आएगा, ठीक है। देखिए द 2 इजैकुलेटरी डक्ट, टू इजैकुलेटरी डक्ट होती है, ईच डक्ट
एक डक्ट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। और कौन कौन सी यूनियन रेड से हाईलाइट है, कौन कौन सी डक्ट होती है इसमें, वास डिफरेंशिया और सेमाइनल वेसाइकिल इंक्लूड होती हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं पॉइंट को मैं आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा पॉइंट मैंने आगे लिया, ठीक है। अब देखिए द इजोकुलेटरी डक्ट, जो इजोकुलेटरी डक्ट है वो पोस्टीरियर सरफेस पर होती है, पीछे वाले हिस्से में होती है, ठीक है। प्रोस्टेट एंड ओपनिंग इनटू प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा क्लोज टू द मार्जिनल ऑफ द प्रोस्टेटिक यूट्रिक्सी। आगे देखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे, वैसे मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम पेनिस के बारे में हल्का सा हम देख लेते हैं कि क्या है पेनिस की, 2-4 लाइनें, फिर पेनिस को भी हम डिटेल में हम समझेंगे, बहुत अच्छी तरह से हम एक एक चीज को समझेंगे, क्योंकि कहीं कहीं क्या है एनसीईआरटी ने, कहीं कहीं एनसीईआरटी एक ऐसे एक सिलेबस के समान काम करती है, कहीं कहीं हमको डिटेल में हमको हर चीजें देखनी पड़ती है, क्योंकि एग्जामिनर वहां से क्वेश्चंस पूछ लेता है अक्सर, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम ये पेनिस के बारे में देख लेते हैं, क्या लिखा है, द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटल ट्रैक्ट। पेनिस क्या है, मेल एक्सटर्नल जेनिटल है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप, ये स्पेशल टाइप के टिश्यू से मिलके बना होता है, दैट हेल्प इन इरेक्शन, और ये इरेक्शन में हेल्प करता है टू द ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, यानी कि ये जो आपका स्पर्म है उसको इंसेमिनेशन करने में बता दिया था। इंसेमिनेशन का मीन्स क्या होता है, पहले वो स्पर्म को इंसेमिनेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब क्या कहती है लाइन आपकी, द इनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस, ठीक है, कॉल्ड ग्लांस पेनिस, आगे बताऊंगा ग्लांस पेनिस क्या होता है, ठीक है, इज कवर्ड बाय ए लूप फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोरस्किन। देखिए ग्लांस पेनिस के ऊपर एक स्किन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोरस्किन बोलते हैं। आगे डायग्राम में हम इस चीज को और अच्छी तरह से एक सेपरेट, बिल्कुल सेपरेट तरीके से हम समझेंगे इस बात को, ठीक है। बिल्कुल चिंता ना करें, एक एक पॉइंट आपके क्लियर होंगे। यदि आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपका क्लियर ना हो बायोलॉजी के अंदर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए सेमाइनल प्लाज्मा, देखिए सेमाइनल प्लाज्मा क्या होता है, जो सेमाइनल वेसाइकल होती है, सेमाइनल थ्री सीक्रेशन के मिलने से सेमाइनल प्लाज्मा बनता है। एक तो सेमाइनल वेसाइकल का प्लाज्मा, सेमाइनल वेसाइकल का प्लाज्मा होता है, दूसरा प्रोस्टेट का प्लाज्मा होता है, दूसरा प्रोस्टेट का सीक्रेशन होता है, थर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सीक्रेशन होता है। इन 3 सीक्रेशन के मिलने से सेमाइनल प्लाज्मा बनता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद रखिए, मैं अभी आपको और अच्छी तरह से एक एक पॉइंट आपको मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है हल्का सा। हाँ देखिए सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा इज ए कॉम्प्लेक्स फ्लूइड। सेमाइनल प्लाज्मा एक कॉम्प्लेक्स फ्लूइड है, कंप्राइज ऑफ सीक्रेशन फ्रॉम ऑल ऑर्गन्स और ट्यूबुलर ऑफ द सेमाइनल ट्रैक्ट। ये किस किस के सीक्रेशन से बनता है सेमाइनल प्लाज्मा, देखिए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड फ्रॉम द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल इन देयर टेस्टिस। मेनली 3 के सीक्रेशन से बनता है सेमाइनल प्लाज्मा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट, ठीक है। अब सेमाइनल प्लाज्मा की हम कंपोजिशन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। देखिए इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। सेमाइनल प्लाज्मा ऑलमोस्ट कितना होता है सेमाइनल प्लाज्मा, यदि हम बात करें तो 2.6 ml आपका सेमाइनल प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, और सेमाइनल वेसाइकल का जो सीक्रेशन होता है वो 75% होता है, और ये एल्कलाइन होता है, और फ्रुक्टोज इसके अंदर सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर हमें फ्रुक्टोज अधिक देखने के लिए मिलता है। देखिए इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूं कि इसमें फ्रुक्टोज पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर फ्रुक्टोज कहीं नहीं होता, केवल सेमाइनल प्लाज्मा में आपका जो सेमाइनल वेसाइकल से जो सेमाइनल प्लाज्मा निकलता है उसमें केवल हमें फ्रुक्टोज देखने के लिए मिलता है। पूरी बॉडी में कहीं भी फ्रुक्टोज नहीं होता, केवल सेमाइनल वेसाइकल के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। देखिए जब
देखिए जब कभी कभी रेप अटेम्प्ट होते हैं और कोर्ट में केस जाता है तो क्या होता है कि जो फीमेल्स के जो आपके प्यूबिक हेयर्स हैं वहाँ पर उसकी जांच करी जाती है फ्रुक्टोज की। यदि वहाँ फ्रुक्टोज की यदि अवशोषित पदार्थ मिलते हैं, यदि रेसे मिलते हैं और वो फोरेंसिक लैब में जाके चेक कराए जाते हैं और उस अपराधी से मिल जाते हैं तो समझ लीजिए उसी ने ही अपराधी ने रेप अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो उसी के आधार पर कोर्ट उनको पनिशमेंट देता है। ये मैंने आपको ऐसे समझाया है। फ्रुक्टोज केवल पूरी बॉडी में एक ही जगह मिलता है, सेमाइनल प्लाज्मा में, और इसका भी यूज कहाँ होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब सेमाइनल वेसिकल के बारे में देखिए, फ्रुक्टोज होता है इसमें अधिक मात्रा में और 1.5 से लेके 6.4। इस फ्रुक्टोज कितना होता है सेमाइनल प्लाज्मा में, फ्रुक्टोज कितना होता है देखिए 1.5 से 6.5 ग्राम तक होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, फॉस्फोक्लोरीन भी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है इसमें। ठीक है, और प्रोस्टेटिक सीक्रेशन में क्या क्या होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड में से जो सीक्रेशन निकलता है, प्रोस्टेटिक सीक्रेशन, उसमें क्या होता है 20 से लेके 25% तक आपके बायोजेनिक, एमिनिया, स्पर्मेटिक और सिट्रिक एसिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और फॉस्फोलिपिड होता है, प्रोटीएस होता है और फ्लूइड होता है, इजुकुलेटेड और फाइब्रोलाइसिन और फाइब्रोजेनेसिस, ये भी हमें देखने के लिए मिलता है। जो प्रोस्टेटिक सीक्रेशन होता है उसमें हमें फाइब्रोलाइसिन और फाइब्रोजेनेस देखने के लिए मिलता है। यदि फाइब्रोलाइसिन और फाइब्रोजेनेस का यदि वॉल्यूम बढ़ जाता है, यदि अधिक मात्रा में हो जाता है, फाइब्रोलाइसिन और फाइब्रोजेनेस लिखा हुआ है, तो समझ लीजिए प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है। यदि प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है तो ह्यूमन बींग्स को यूरिन करने में बहुत परेशानी होती है। ऐसे में डॉक्टर अंदाजा लगाते हैं कहीं प्रोस्टेट में कहीं कैंसर तो नहीं हो गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे इस बारे में भी और मेरी चीज को आप समझते चलिए। अब देखिए सेमाइनल वेसिकल क्या कहता है। सेमाइनल वेसिकल को देखेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड्स को देखेंगे, इन सभी चीजों को हम धीरे धीरे देखते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल की यदि बात करें, सेमाइनल वेसिकल सिचुएटेड कहाँ होती है, बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। सेमाइनल वेसिकल यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होती है और एट द जंक्शन ऑफ वास डिफरेंशिया, और वास डिफरेंशिया से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, और प्रोस्टेट ग्लैंड से भी जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इट्स लाइक नैरो लॉन्ग पाउच हैविंग मस्कुलर वॉल भी होता है इसमें। ठीक है, और 2 इन नंबर, संख्या में 2 होती है सेमाइनल वेसिकल, और इसका पीएच एल्कलाइन होता है। पीएच कितना होता है, एल्कलाइन होता है, और 7.4 होता है, और कंट्रीब्यूट 60% कंट्रीब्यूट ऑफ वॉल्यूम टू सीमेन। ठीक है, सीक्रेशन। ठीक है, कंटेन फ्रुक्टोज विच सर्व एज एनर्जी सोर्स फॉर द स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, सीक्रेशन आल्सो कंटेनिंग प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स, हार्मोन्स, और इसमें क्या क्या होते हैं, फैटी एसिड होता है, हेल्प कॉन्ट्रैक्शन, और इसमें सेमाइनल वेसिकल में आपको बताया मैंने फ्रुक्टोज होता है, प्रोड्यूस बाय सेमाइनल वेसिकल, प्रोवाइड फोरेंसिक टेस्ट फॉर रेप अटेम्प्ट, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, पॉइंटों को मेरे याद रखिए। अब हम प्रोस्टेट ग्लैंड्स को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है। ऊपर निकल गई थोड़ा सा, प्रोस्टेट ग्लैंड देख लेते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड को देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या कहती है, ये संख्या में 1 होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, और सिचुएटेड एट द फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मैंने आपको बताया था, उसका पहला भाग होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कि यूरेथ्रा पता है, मैंने आपको दिखाया था मीटस से ऊपर की ओपनिंग होती है एक पाइप, जिसको हमने यूरेथ्रा बोला, वो सीधे कहाँ जुड़ता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में जाके जुड़ता है। ठीक है, याद रखिए पॉइंट को मेरे, भूलेगा नहीं। और कंटेन प्रोस्टेटिक यूट्रिकल एसिनी कवर्ड बाय कैप्सूल, कंट्रीब्यूट 15 to 30% ऑफ सीमेन। ये सीमेन का 50 to 30% प्रेजेंट होता है। ठीक है, सीक्रेशन में भी स्लाइटली
इसका सीक्रेशन स्लाइटली हो सकता है, ठीक है, 6.5 से 7.31 एसिडिक हो सकता है, और एसिडिक हो सकता है किसके कारण हो सकता है, सिट्रिक एसिड के कारण। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सीक्रेशन है वो एसिडिक हो सकता है 6.5 से 7.31 तक वो, और वो किसके कारण हो सकता है, वो सिट्रिक एसिड के कारण होता है, ठीक है, याद रखिए इस बात को। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें देखिए ये लिखा हुआ है प्रोस्टेट सीक्रेशन कंटेंट। अब इसके सीक्रेशन में, प्रोस्टेट के सीक्रेशन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो देखिए सिट्रिक एसिड होता है, सेकेंड होता है एसिडिक फॉस्फेट होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, एसिडिक फॉस्फेट बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, ये सब नोट करने हैं, एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। और फोर्थ फाइब्रोलाइसिन होता है, फाइब्रोजेनेस होता है। इसका काम क्या होता है, जब सेक्सुअल एक्टिविटी में ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व होता है और सीमेन निकलता है तो ये सीमेन के कोगुलेशन में हेल्प करता है फाइब्रोलाइसिन, और फाइब्रोजेनेस सीमेन के बाहर निकलता है जब सीमेन, उस वक्त इसके कोगुलेशन में हेल्प करता है फाइब्रोलाइसिन और फाइब्रोजेनेस, याद रखिए इस पॉइंट को मेरे, ठीक है। और एल्बुमिन होता है, और प्रोस्टाग्लैंडिंस, ठीक है, प्रोस्टेट सीक्रेशन कंटेन सब्सटेंस इंपॉर्टेंट फॉर स्पर्म मोटिलिटी, और स्पर्म की मोटिलिटी के लिए जब स्पर्म गवनशील हो जाते हैं तो ये चीजें भी जरूरी होती हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। अब ये क्या कह रहा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट। जब प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं। जब स्पर्म जब प्रोस्टेट में जब इन्फ्लेमेशन होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होता है, प्रोस्टेट का जो साइज है इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिससे यूरिनेशन बिकम डिफिकल्ट, और यूरिन पास होने में परेशानी होती है, मैंने अभी बताया है आपको, ठीक है। द पीएच ऑफ एक्सप्रेस प्रोस्टेटिक सीक्रेशन वाज एसिडिक, इसका पीएच एसिडिक होता है, ठीक है, विद ए मीन्स ऑफ 6.7 इन मेल, ठीक है। यदि एक स्वस्थ ह्यूमन बींग्स है तो उसका पीएच 6.7 होता है, ठीक है, और जब स्वस्थ नहीं है ह्यूमन बींग्स तो उसका पीएच 8.1 हो जाता है, ठीक है। यदि 8.1 हो गया है तो समझ लीजिए उसका प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया है और उसको क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस हो चुका है, यानी कि बीमारी होती है, ये क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस एक बीमारी होती है, ठीक है। इसमें प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम क्या बोलते हैं, बीपीएच लिखा हुआ है स्क्रीन पे, बीपीएच बोलते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपोट्रोफी, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपोट्रोफी कहते हैं इसको हम, ठीक है, याद रखिए इस बात को। अब हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स को हम देख लेते हैं। देखिए जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पेनिस को क्या करती है, वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एक तो पेनिस को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, और दूसरा अंदर जो यूरेथ्रा के अंदर जैसे एक ही जगह से यूरिन पास हो रहा है, एक ही जगह से सीमेन पास हो रहा है, तो जब यूरिन पास होता है तो उसके कुछ अवशोषित पदार्थ रह जाते हैं, ठीक है, यूरेथ्रा के अंदर कुछ अवशोषित पदार्थ रह जाते हैं। उन अवशोषित पदार्थ, क्योंकि यूरिन का पीएच अलग है और सीमेन का पीएच अलग है, अब यूरिन के पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का जो सीक्रेशन है वो पास होता है, जो भी अवशोषित पदार्थ होते हैं उसको खत्म कर देता है। बल्बोयूरेथ्रल का सीक्रेशन न्यूट्रलाइज कर देता है पीएच को, ठीक है, यूरिन के। और यदि ऐसा नहीं होगा तो स्पर्म का जब स्पर्म वहां से पास होंगे यूरेथ्रा में से, तो वहां तो स्पर्म मर जाएंगे, क्योंकि इनके दोनों के पीएच में डिफरेंस होता है, ठीक है, याद रखिए इस पॉइंट को मेरे। तो यही कह रहा है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो कॉल्ड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, कॉपर ग्लैंड भी हम कहते हैं। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को हम कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं, और ये संख्या में 1 पेयर में होती है, ठीक है, सिचुएटेड बिनेथ द ब्लैडर,
जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके नीचे होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बिहाइंड द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के पीछे होती है। याद रखिए, प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स, यानी कि मेल में ये प्रेजेंट होती है केवल। स्लाइटली एल्कलाइन सीक्रेशन होता है इसका, इस बात को भी याद रखिए। और लुब्रिकेशन करती है पेनिस में, ठीक है, और न्यूट्रलाइज करती है यूरिन को इन यूरेथ्रा में। मैं आपको अभी बता चुका हूं इस पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। ज्यादा ऊपर आ गए हम, इतना ऊपर हमको नहीं आना था, इतना ऊपर हमें नहीं आना था। इन पॉइंट को आप देखिएगा नहीं अभी, नहीं तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम इसका यूरेथ्रा डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, मेल फीमेल के जो यूरेथ्रा है उनमें हम दोनों में हम अंतर देख लेते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। तो देखिए मेल, एक तरफ मेल का यूरेथ्रा के बारे में लिखा है, एक तरफ फीमेल के यूरेथ्रा के बारे में लिखा है। तो मेल का यूरेथ्रा लॉन्ग होता है, फीमेल का यूरेथ्रा शॉर्ट होता है, छोटा। मेल के यूरेथ्रा की लेंथ 18 से 20 सेंटीमीटर होती है और फीमेल की यूरेथ्रा की लेंथ 4 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। इसके जो फंक्शन है, मेल के यूरेथ्रा का फंक्शन होता है यूरिनेशन करना और फीमेल के यूरेथ्रा का फंक्शन होता है इंटरकोर्स करना, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको जहां तक पढ़ाया है उतना एक बार रिवाइज करिए और पिछले लेक्चर भी रिवाइज करिए। और मैं फिर कह रहा हूं लेक्चर को देखते रहिए बराबर, क्योंकि मैं बार बार अल्टीमेशन दे रहा हूं। नोट्स बनाते रहिए, मुझे नोट्स सेंड करिए, ठीक है। और मन लगाकर पढ़िए, कोई डाउट आ रहा हो तो मुझसे पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।